गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िकल एजुकेशन टीचर। बच्चे, जो आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, उसका जो फर्स्ट टॉपिक जो आज हमने किया टेस्ट एंड मेजरमेंट, तो आज टेस्ट डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो टेस्ट होता क्या है? बेसिकली टेस्ट may be called as a tool, question, set of question and examination which is used to measure a particular characteristic of an individual or a group of individual। बेसिकली ये एक टूल होता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्वेश्चन की फॉर्म में हो सकता है या क्वेश्चंस की फॉर्म में हो सकता है, किसी एग्ज़ाम की फॉर्म में हो सकता है या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर जो मेजर करता है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के वैल्यू को, या आप कह सकते हो परफॉर्मेंस को। ठीक है, ये तो था आपका टेस्ट। और इसके बाद एक डेफिनेशन और है बच्चे मेरे पास इसकी ही, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो लर्न। टेस्ट इज़ द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग और मेजरिंग टूल यूज टू असेस द स्टेटस ऑफ वन स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड एंड फिटनेस। बेसिकली इस डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि टेस्ट एक फॉर्म है, क्वेश्चनिंग फॉर्म है, या आप कह सकते हो मेजरिंग टूल है, जिससे हम किसी भी इंडिविजुअल का स्टेटस मेजर कर सकते हैं, स्किल मेजर कर सकते हैं, नॉलेज मेजर कर सकते हैं, या फिर एटीट्यूड या फिटनेस मेजर कर सकते हैं। क्लियर? ये एक तो थी डेफिनेशन, और एक डेफिनेशन और है टेस्ट की। टेस्ट an instrument or activity used to assimilate data on a person's ability to perform a specified task। किसी भी पर्टिकुलर टास्क को हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे किसी पर्सन की एबिलिटी को मेजर करेंगे, कैसे उसकी परफॉर्मेंस एबिलिटी को मेजर करेंगे, उसको मेजर करने के लिए जो टेस्ट है वो एक इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। क्लियर? अब बात करते हैं हम मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट में क्या होता है बच्चे? मेजरमेंट इज प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा ऑन एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट। ये एक सोर्स है जहाँ पे हमको सारा डाटा कलेक्ट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन होगी जहाँ पर हमारी बेसिकली हम बात करें तो। इसी के साथ कुछ और डेफिनेशंस है। इट इज़ एन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा इन न्यूमेरिक फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में या किसी स्टैट फॉर्म में, या आप कह सकते हो किसी डायग्राम बार की फॉर्म में जो है हमारे को डाटा मिलता है। उसके बाद एक डेफिनेशन और है, इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस और द इंफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक जजमेंट। रिकॉर्ड परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है ताकि हम उसके बिहाफ पर किसी को जज कर सकें। जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम होना एक टेस्ट है, उसका जो स्कोर आ गया वो हो गया आपका मेजरमेंट। क्लियर? और इसी के साथ एक डेफिनेशन और है, मेजरमेंट इज़ एन एक्ट और प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज़ टू व्हाटएवर इज़ बीइंग टेस्टेड। जो हमने टेस्ट किया गया है, क्या वो उसकी वैल्यू को दिखा रहा है, निकाल रहा है। सपोज़ करो हिंदी का टेस्ट किया है या मैथ्स का टेस्ट किया है, उसमें कितनी आपकी वैल्यू आई है, कितने आपके मार्क्स आए हैं, वो आपकी मेजरमेंट है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास ये जो रिकॉर्ड किया जाता है बच्चे, ध्यान देने वाली बात है, ये जो रिकॉर्ड किया जाता है ये 2 वेज़ में होता है। सिर्फ 2 वेज़ कौन से हो गए? या तो वो होगा नंबर की फॉर्म में, मैग्नीट्यूड जिसको हम कहते हैं, इंडिकेटिंग द मैग्नीट्यूड, अ नंबर इंडिकेटिंग द मैग्नीट्यूड। क्लियर? या फिर उसकी यूनिट में होगा। फाइन, केजी, किलोग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, या होगा उसकी डिग्री पे, इतने डिग्री हो गई, इतना कुछ, इतने सेल्सियस हो गया, तो ये सब। उसके बाद हमारे पास है बच्चे मेजरमेंट शुड बी प्रोवेबल मतलब प्रिसाइज, रिलायबल, ऑब्जेक्टिव, वैलिड, एक्यूरेट, बाउंड, लीड, एक्सपर्टाइज। ठीक है बच्चे? तो बच्चे स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट
मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। क्या ज़रूरत पड़ती है हमें टेस्ट की, इवैल्यूएशन की और मेजरमेंट की? तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है जिसमें लिखा है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। अब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन मतलब हमारे को कभी कभार जो है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, टैलेंट आइडेंटिफाई करने की, खोजने की ज़रूरत पड़ती है, जिसलिए हमें टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन करनी पड़ती है। अब टैलेंट इन द सेंस, सपोज करो आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, होते हैं एग्ज़ाम्स, उसमें जो बच्चा टॉपर आता है वो एक तरह का टैलेंट है, ठीक है, जो हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू टेस्ट। और जब उसके नंबर्स आते हैं वो होती है उसकी मेजरमेंट। और जब हम उसको रैंक देते हैं कि फ़र्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, वो उसकी इवैल्यूएशन हो जाती है। क्लियर? तो पहला पॉइंट जो मैंने बताया आपको कि आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट आइडेंटिफाई करना है हमको टैलेंट को, होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ एथलीट। अब बात करते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन की। तो बच्चे, जब हम फ़िज़िकल एजुकेशन में किसी अच्छे प्लेयर को खोजना हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हम टैलेंट के बलबूते पर ही उसको लेते हैं किसी भी गेम में। ऐसा ही होता है ना, अगर कोई टैलेंटेड नहीं है तो हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट है हमारा सिलेक्शन ऑफ एथलीट, इसके अंदर हम एथलीट की सिलेक्शन करेंगे टेस्ट से, मेजरमेंट से और उसकी इवैल्यूएशन से। उसके बाद है आइडेंटिफाई वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। अब सपोज करो हर क्लास में जो है कोई वीक होता है, कोई अच्छा बच्चा होता है पढ़ने में, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई वीक होता है ना। तो हमको क्या करना है, जो इंटेलिजेंट है उसकी स्ट्रेंथ बतानी है कि बच्चे आपका ये सब्जेक्ट जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस पर कम ध्यान देकर जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आप वीक हो, उसको और इम्प्रूव करो और इन्हांस करो और अच्छी तरह से समझो और पढ़ो। क्लियर? उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट में मॉनिटर प्रोग्रेस। अब मॉनिटर प्रोग्रेस में आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड, कि बच्चे आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट से पहले वीकली होते हैं, वीकली में क्लास टेस्ट होते हैं। कई बार टीचर्स ऐसे ही पूछ लेते हैं कि बताओ कल हमने ये पढ़ा था, ओरली पूछ लेते हैं, समझ आया कि नहीं आया, कुछ क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। तो उसके अंदर आपकी जो है प्रोग्रेस, जितना आप प्रोग्रेस करोगे, जितना आप सीखोगे, उसको जो है मॉनिटर किया जाता है कि ये जो बच्चा है ये बढ़िया है पढ़ने में या नहीं है। क्लियर? तो ऐसे ही जो है आपकी प्रोग्रेस चलती है, बढ़ती है। आपके मार्क्स जो हैं, आपका टेस्ट है, टेस्ट के बाद हर टेस्ट की इवैल्यूएशन है, मेजरमेंट है, वो आपको बताएगी, वो आपको ये दिखाएगी कि आपने कितना प्रोग्रेस किया। इससे आप जो है देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो अपनी प्रोग्रेस को। ठीक है? उसके बाद गोल सेटिंग। आप +1 में आ चुके हो, आपने अपना गोल सेट किया होगा +1 की स्टार्टिंग में ही कि क्या आप कितने मार्क्स लेकर +1 से पास आउट हो गए या प्रमोट हो गए नेक्स्ट क्लास के लिए। सभी ने किया होगा कुछ ना कुछ कि इतने % लाने हैं मुझे, इस क्लास में टॉप करना है या इस स्कूल में टॉप करना है, या आप कह सकते हो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है। तो वो कैसे होगा? सिर्फ़ और सिर्फ जब आप गोल सेट करोगे या अपना एम सेट करोगे। जब तक आप एम को सेट नहीं करोगे तब तक आप जो है अचीव नहीं कर पाओगे उस एम को। उस एम को अचीव करने के लिए भी आपको जो है छोटे छोटे मिनी गोल्स या माइक्रो गोल्स सेट करने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट देने पड़ेंगे, उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन वगैरह होगी, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या आपके वीक
वीकनेस क्या है आपकी, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको गोल सेटिंग में हेल्प करती हैं। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास मोटिवेशन। मोटिवेशन एक पॉइंट है। मोटिवेशन, सपोज करो आपका टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट हुआ, आपने टेस्ट में मार्क्स अच्छे लाए, आपकी मेजरमेंट हुई, इवैल्यूएशन हुई, आप आ गए 10th प्लेस पे, ठीक है, क्लास में 10th प्लेस पे आ गए हो, तो आपको क्या करना है, आपने वहाँ से मोटिवेट होना है, आपने वहाँ से कुछ सीखना है कि मुझे नेक्स्ट टाइम जो है टॉप 5 में आना है। क्लियर। फिर आप उसके लिए पढ़ाई करना शुरू कर देते हो। जब वो अचीव हो जाता है, टॉप 5 में आ जाते हो, फिर आप सोचते हो कि मेरे को टॉप 3 में आना है, फिर आप उसके लिए पढ़ाई करनी शुरू कर देते हो। तो ये जो चीज़ है बच्चे, ये आपके लिए मोटिवेशन हो सकती है। क्लियर। उसके बाद है इफ़ेक्टिव प्लानिंग। इफ़ेक्टिव प्लानिंग मतलब कैसे आप सही प्लान करोगे ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको, ताकि आप अपना टैलेंट दिखा सको, ताकि जो है आप मॉनिटर कर सको अपना प्रोग्रेस, ताकि आप अपना जो गोल है वो सेट कर सको। तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी प्लानिंग नहीं होगी तब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। क्लियर। तो इसके लिए जो है हमारे को क्या करना है, इफ़ेक्टिव प्लानिंग करनी ज़रूरी है कि मुझे पहले 6 महीने में इतना सिलेबस घर में या स्कूल में कवर करना ही करना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ताकि जो है हम अगले के जो 6 महीने हैं उसमें अपना बाकी का सिलेबस कंप्लीट करें, प्लस रिवीजन स्टार्ट कर दें। क्लियर। तो ये आपके लिए जो है एक इफ़ेक्टिव प्लानिंग का पार्ट बन सकता है। उसके बाद है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल, क्षमता, कितनी क्षमता है आपके अंदर। क्लियर। अब सपोज करो कुछ बच्चे होते हैं ऐसे स्कूल में जिनको एक एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता है कि नहीं, कोई टीचर दे देता है, सपोज करो आपको केमिस्ट्री से एक्स्ट्रा वर्क मिल गया कि बच्चे ये प्रोजेक्ट बनाना है, फिजिक्स से, बायो से, फिज़िकल एजुकेशन से या किसी और सब्जेक्ट से। ऐसे जो है आपको एक्स्ट्रा वर्क्स दिया जा सकता है, एक्स्ट्रा वर्क दिया जा सकता है ताकि जो है आपका पोटेंशियल, आपकी क्षमता बाहर आ सके। क्लियर। अगर हम फिज़िकल एजुकेशन की बात करें तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 50 मीटर डेप्थ से, 50 मीटर की रनिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आप इम्प्रूव करते हो, जैसे जैसे आपका पोटेंशियल बढ़ता है, क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे हम अपनी रनिंग के टाइमिंग को, रनिंग के डिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं। क्लियर। ये था आपका पोटेंशियल आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद है ट्रेनिंग मेथड। अगर हम एकेडमिक्स की बात करें, थ्योरी की बात करते हैं, तो हमारे को क्या करना है, अपने ट्रेनिंग मेथड पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या इफ़ेक्टिव है हमारे लिए। बहुत सारे मेथड्स होते हैं ऐसे जो इफ़ेक्टिव होते हैं और जो नहीं भी होते कई बार, ठीक है ना। अब जैसे कि हमारे पास एक सपोज करो कि लर्निंग का मेथड है, अगर मैं आपको डिक्टेट कर दूं पूरी किताब, ये एक मेथड है। कई बच्चे इससे समझ जाएंगे और कई जो है एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो वो जो है मेथड डिफरेंट टाइप्स के यूज़ करने हैं ऐसी सिचुएशन में, ताकि जो है आप उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सको, समझ सको। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होगा जब आप टेस्ट लोगे, इवेल्युएट करोगे, मेजरमेंट करोगे। जब तक आप इन 3 चीज़ों का यूज़ नहीं करोगे तब तक आपकी जो है ट्रेनिंग मेथड सही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देखो ना, जब आप टेस्ट दोगे, टेस्ट में जब तक आपको पता नहीं लगेगा आपने कहाँ कौन से पोर्शन में, सपोज करो इंग्लिश का ही पेपर है, इंग्लिश के ग्रामर में आपकी गलतियाँ हैं ज़्यादा, या आप कह सकते हो राइटिंग सेक्शन में गलतियाँ हैं, या किसी और सेक्शन में गलती है। क्लियर। तो वो आपको कैसे पता लगेगा? जब तक आप जो है आइडेंटिफाई नहीं करोगे, मेथड आपका सही नहीं होगा, प्रॉपरली आप मेथड को यूज़ नहीं करोगे। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सपोज करो आपको कोई नई चीज़ अप्लाई करनी है, आपने नया मेथड को यूज़ करना है। क्लियर। तो आप क्या करते हो, या कई बार आप ऐसी बात करना चाहते हो जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती, या आप कुछ क्लास में कुछ ऐसी बात करते हो
जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप उससे पहले, बोलने से पहले कई बार क्या करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो कि हाँ मुझे जो है ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्लियर? तो वो जो है हमारा उस चीज़ में क्या होगा, रिसर्च हो जाएगी एक तरह से, या एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कि हमने जर्नली ऐसा किया, व्यूज़ लिए, अगर व्यूज़ अच्छे हैं तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही जो है फिज़िकल एजुकेशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हर बच्चे को लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करवाते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग करवाते हैं, शॉर्ट पुट फेंकवाते हैं, ठीक है, लॉन्ग जंप लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके ऊपर एक तरह का, ताकि हमें पता लग सके कौन सा बच्चा किस सिचुएशन के लिए, किस इवेंट के लिए, किस गेम के लिए सूटेबल है और किस गेम के लिए सूटेबल नहीं है। ये हमारा एक तरह से क्या होगा, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन। और वो सिर्फ पॉसिबल है जब तक हम टेस्ट नहीं लेंगे, मेजरमेंट नहीं करेंगे उसकी, इवैल्यूएशन नहीं करेंगे उसकी। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। डाउट है किसी को बच्चे? किसी को कोई डाउट है तो बच्चे पूछो। चलिए फिर आगे बढ़े। चलो जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है कैलकुलेट बीएमआई। अब यहाँ पर मैंने लिखा है बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई की फुल फॉर्म। क्लियर? अब इसके अंदर होता क्या है बच्चे, बॉडी मास इंडेक्स में हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल का बॉडी मास इंडेक्स। क्लियर? उसकी हाइट, उसका वेट जो है हमें बताता है। हम इसमें इस कैलकुलेशन में हम ये पता करते हैं कि कौन सा बच्चा जो है किस कैटेगरी में, या कौन सा एथलीट किस कैटेगरी में लाई कर रहा है। क्लियर? अगर तो बीएमआई इंडेक्स जो है कैलकुलेट कर कर हमारा सही आता है, कुछ यहाँ पर टेबल है आपके सामने, अगर आपके पास किताब होगी तो आप देखो कि इसके अंदर एक टेबल बना हुआ है, वो ये शो करता है कि कैसे जो है इंसान का वेट जो है कितना होना चाहिए। आपके सामने एक टेबल शो हो रहा है बॉडी मास इंडेक्स का। कुछ कैटेगरीज है, कुछ में भी 4 टाइप की कैटेगरी है हमारे पास, बिलो से लेकर 18.5, 18.5 से लेकर 24.9, 25 पॉइंट से लेकर 29.9 और 30 से लेकर अबव तक, 30 अबव तक। क्लियर? अब उसके नीचे जो है हमारा वेट का स्टेटस है। अगर तो बच्चे का कैलकुलेट करके बॉडी मास 18.5 के अंदर आता है तो वो है अंडर वेट। हाइट और वेट को कैलकुलेट करेंगे हम, उसका फॉर्मूला मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। उसको कैलकुलेट करके क्या आएगा, अंडर वेट आता है तो वो बिलो 18.5 में, अगर अबव 18.5 से 24.9 में है तो वो नॉर्मल है, ठीक है, अच्छी फिजिक है। अगर उससे ऊपर है 25.0 से 29.9 तक तो वो ओवर वेट है। और अगर वहीं पर 30.0 से लेकर अबव है तो वो ओबेज है, मतलब मोटे इंसान की कैटेगरी में लाई करता है। क्लियर? अब जो बच्चे इसमें फॉर्मूला है, जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो है BMI इक्वल्स टू वेट केजी में लेंगे, ठीक है, हाइट
मीटर्स में लेंगे, इनटू हाइट, फिर मीटर में लेंगे। क्लियर? आप हाइट का स्क्वायर भी कर सकते हो या हाइट को 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो। फाइन, तो ये है आपका फॉर्मूला। किसी को अभी तक किसी चीज़ में डाउट है तो वो पूछ सकता है। क्लियर? या हम कह सकते हैं बॉडी टाइप्स। तो बच्चे जो स्मेटोटाइप है वो वर्ड जो फेमस हुआ फिजियोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट द्वारा, विलियम शेल्डन द्वारा। इसने बताया कि जो बॉडी टाइप्स हैं वो डिफरेंटली क्लासिफाइड हैं, ह्यूमन की फिज़ीक पर डिपेंड है। और जो ह्यूमन की फिज़ीक है वो बेसिकली 3 टाइप्स की है, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। फैट और राउंडेड, मस्कुलर एंड स्क्वाड। और जो लास्ट कैटेगरी थी एक्टोमॉर्फ, थिन एंड लीनियर, जिसको हम कह सकते हैं। ईच एसोसिएटेड with personal characteristics represent the correction between physique and temperament। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ की। देखिए, एक स्केच डायग्राम है, एक है आपका पेंटिंग टाइप जो होती है वो है। उसके बाद कुछ डिफरेंस बताया गया है बच्चे कि जो हमारे एंडोमॉर्फिक होते हैं वो वाइड हिप होती है, नैरो शोल्डर्स होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा फैट होता है, उनकी अपर आर्म्स जो होते हैं और थाइज होती हैं काफ़ी फैट से भरी होती है। और इनका जो स्मेटो रेटिंग है वो है 711। और इसी के साथ मेसोमॉर्फ की बात करें तो बच्चे मेसोमॉर्फ जो है ब्रॉड शोल्डर है, नैरो हिप्स हैं, लार्ज हेड है और मस्कुलर बॉडी है, स्ट्रॉन्ग फोर आर्म्स हैं, थाइज हैं और वेरी लिटिल बॉडी फैट है। स्मेटो रेटिंग इनकी आएगी 171। और इसी के साथ जो लास्ट है हमारी कैटेगरी वो है एक्टोमॉर्फ की। उसमें नैरो शोल्डर्स होते हैं, हिप जो एरिया जो होता है काफ़ी नैरो होता है, थिन फेस होता है, हाई फोरहेड होता है, थिन नैरो चेस्ट होती है और एब्डोमिनल जो होती है उनकी काफ़ी थिन होती है, थिन लेग्स होती हैं, थिन आर्म्स होते हैं और हाई और वेरी लो मस्कुलर मसल्स होते हैं उसके अंदर। और इसकी जो रेटिंग होती है वो स्मेटो टाइप में होती है 117 की। तो बच्चे अब बात कर लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन अगर हम करें इनकी। तो एंडोमॉर्फिक में क्या होगा कि सॉफ्ट राउंडेड जो होगा वो इनका शेप होगा बॉडी, और अंडर डेवलपमेंट मसल्स रहते हैं इनके, मतलब ज़्यादा मसल्स नहीं रहते, ज़्यादा फैट रहता है इनके बॉडी पर। क्लियर? और जो एसोसिएटेड पर्सनैलिटी की बात करें तो हम कह सकते हैं, फिर साइकोलॉजी की बात करें तो फूड लवर्स होते हैं बहुत, इवननेस काफ़ी होती है, इमोशंस काफ़ी होते हैं इनके अंदर, अफेक्शन काफ़ी होती है और रिलैक्स्ड रहने वाले बंदे होते हैं। इसी के साथ अगर हम मेसोमॉर्फ की बात करें तो बच्चे काफ़ी फोकस्ड, मस्कुलेचर और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनका काफ़ी अच्छा होता है, टेंडेंसी मस्कुलरिटी की काफ़ी होती है, एनर्जेटिक होते हैं, एक्टिव होते हैं, अग्रेसिव नेचर के होते हैं और रिस्क टेकर होते हैं। ठीक है? अब इनकी बॉडी टाइप की बात कर लें तो बॉडी टाइप जो होती है इनकी हार्ड मस्कुलर बॉडी होती है, ओवर मैच्योर होते हैं अपीयरेंस इनकी, और रेक्टेंगुलर शेप होती है। अपराइट पोस्चर जो होता है इनका वो काफ़ी अच्छा होता है। और साइकोलॉजिकली बात करें तो हम इसकी एडवेंचरस होते हैं, करूजियस होते हैं, डिफरेंट थिंकिंग रखने वाले होते हैं। ठीक है? और अब लास्ट में जो हम बात करें एंडोमॉर्फिक की, तो फोकस ऑन द नर्वस सिस्टम एंड द ब्रेन। बेसिकली ये फोकस रखते हैं अपना नर्वस सिस्टम के ऊपर और साथ ही साथ ब्रेन के ऊपर। द टेंडेंसी टूवर्ड्स आर्टिस्टिक, ज़्यादा आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं ये, सेंसिटिव होते हैं, इंट्रोवर्ड होते हैं, अपने में रहने वाले होते हैं। और अगर इनकी बॉडी टाइप की बात करें तो बच्चे थिन, फ्लैट,
चेस्ट होती है इनकी, उनकी यंग अपीयरेंस होती है, टॉल होते हैं, लाइटली मस्कुलर होते हैं, ज़्यादा मसल्स नहीं होते हैं इनकी बॉडी पे। स्टूप शोल्डर्ड होते हैं, मतलब कि जो आपके शोल्डर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतले से होंगे, राउंडेड से होंगे, राउंडेड इन द सेंस कि कर्व्ड से होते हैं, झुके हुए होते हैं। तो अब बात कर लें इनके साइकोलॉजिकल, तो बच्चे साइकोलॉजिकली जो है ये सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, सोशल एंशियस होते हैं, मतलब कि सोसाइटी में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते। उसके बाद मेंटली इंटेंस रहते हैं, इमोशनली रिस्ट्रेंट रहते हैं। तो बच्चे यही था आपके आज के टॉपिक में जो हमने पढ़ा है, क्या होता है मस्कुलर एंड्योरेंस और हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कितनी मस्कुलर एंड्योरेंस हमारे अंदर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। मस्कुलर एंड्योरेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मसल टू वर्क कंटिन्यूसली विदाउट टेयरिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या बेसिकली हम कहें कि थकने के बाद भी जो है हमें कॉन्टिन्यूसली लंबे समय तक जो काम करते रहना है अपनी क्षमता से, या भाग रहे हैं तो भागते ही रहना है, वो हमारी मस्कुलर एंड्योरेंस का पार्ट होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बच्चे, अगर हम बाईसाइकिल चलाएं तो कॉन्टिन्यूसली अगर हम बाईसाइकिल चलाते हैं या जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं या डांस की भी अलग फॉर्म्स होती हैं बच्चे, जैसे एरोबिक्स हो गया है और साथ में कैलिस्थेनिक हो गई, कुछ एक्टिविटीज़ हो गई, या जुम्बा ट्रेनिंग हो गई। तो ये कुछ फॉर्म्स होती हैं बच्चे डांस की भी। तो अगर हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं, कंडीशन ऑफ फटीक में परफॉर्म करते हैं, जब हम थक जाते हैं उसके बाद भी परफॉर्म करते हैं, तो हम ये शो कर रहे हैं कि हमारी मस्कुलर एंड्योरेंस को हम कैसे अपना 100% देकर जो है दिखा रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास एक जो टेस्ट है बच्चे इसके लिए, वो है 600 मीटर वॉक या रन टेस्ट, जिससे कि हमें पता लगेगा कि हमारी मस्कुलर एंड्योरेंस कितनी है। ठीक है, तो इस टेस्ट का जो पर्पस है बच्चे, वो पर्पस है टू मेजर एंड्योरेंस एंड एनारोबिक फिटनेस। एनारोबिक फिटनेस बच्चे वो फिटनेस जिसके अंदर जो है हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हम लॉन्ग ड्यूरेशन में वर्कआउट करते हैं तो हमें जो है एक्स्ट्रा सांस लेना नहीं पड़ता, नॉर्मल वे से जो है हमारी ब्रीथिंग चलती रहती है फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद जो है हमारे पास इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, हमें जो सामान चाहिए इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए वो क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए स्टॉप वॉच, उसके बाद चाहिए ट्रैक एंड फील्ड एरिया, या हम कह सकते हैं एरिया जो कि मार्क हो 600 मीटर्स। और प्रोसीजर जो है इसका वो क्या है कि द सब्जेक्ट शुड रन 600 मीटर। बेसिकली जो हमने मार्क किया हुआ एरिया 600 मीटर, उसके अंदर जो है हमारा सब्जेक्ट या स्टूडेंट या प्लेयर हम कह सकते हैं, वो भागेगा 600 मीटर्स तक। क्लियर। अब जो इसकी स्कोरिंग है बच्चे, स्कोरिंग कैसे करनी है इसकी, हमने स्कोरिंग करनी है टाइम के अकॉर्डिंग, मीटर्स में ले सकते हैं या हम सेकंड्स में ले सकते हैं। ठीक है, और इसका जो रूल होगा बच्चे जो हमें फॉलो करना है वो क्या होगा, वॉकिंग इज़ परमिटेड बट द ऑब्जेक्ट इज़ टू कवर द डिस्टेंस इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। वॉक हम कर सकते हैं, वॉक चलेगी, पर लेकिन जो है हमें मेन फोकस जो करना है वो करना है कि कम से कम समय गवाते हुए हमें जो है 600 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना, उसको कंप्लीट करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चे बॉडी कॉम्पोजिशन की। तो बॉडी कॉम्पोजिशन में बेसिकली हम क्या देखते हैं हम कि अमाउंट ऑफ हमारे मसल्स कितने हैं, फैट कितने हैं और बोन्स कितनी हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमको जो टेस्ट करना है वो टेस्ट क्या करना है, हमारे को मेजरिंग बॉडी कॉम्पोजिशन, उसके अंदर हमको मेजर करना है बॉडी फैट, जो कि हमने लास्ट टॉपिक किया था आज, बॉडी फैट मेजर करना है। तो इसका पर्पस क्या है, टू मेजर द ट्राइसेप एंड काफ स्किन फोल्ड थिकनेस, हमें जाननी है कितनी चर्बी है, कितना फैट है हमारे अंदर। और जो इक्विपमेंट लगेगा बच्चे वो हमारा लगेगा कैलिपर।
कई लोग इसको क्लिपर भी कहते हैं, क्लिपर भी कहते हैं, कैलिपर भी कहते हैं, पर लेकिन जो इसके जैसे स्पेलिंग है वो कैलिपर बनता है तो इसलिए कैलिपर कहना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास स्किन फोल्ड मेजर हम कैसे करेंगे? बेसिकली हमको पिंच करना पड़ेगा एरिया, या चूज़ करना पड़ेगा हमारे को एरिया। सबसे पहले उसको अंगूठे से और फिंगर की हेल्प से जो है पिंच करेंगे, उसके बाद कैलिपर को लगाएंगे उस पर, और उसी के साथ जो है हम अपना मेजर कर सकते हैं फैट का लेवल, जिस एरिया पर भी जो है हमने कैलिपर को प्लेस किया है। किस एरिया पे किया है? बेसिकली हमने ट्राइसेप और काफ का एरिया प्लस जो हमारा एब्डोमेन एरिया है, जो हमारा पेट का एरिया है, वहाँ पर उस एरिया को जो है चूज़ किया है। बेसिकली जो किया जाता है, चूज़ किया जाता है बच्चे, वो यही एरिया किया जाता है। एक तो ट्राइसेप का एरिया, एक एब्डोमेन का एरिया, एक क्वाड्स का एरिया। क्लियर? ये जो पिक्चर आपके सामने शो हो रही होगी बच्चे, इसके अंदर आपको एरिया कंफर्म हो जाएगा। कुछ सिचुएशंस में जो है हम थाइज़ का भी मार्क लगाकर थाइज़ को भी मेजर करते हैं फैट लेवल के लिए। तो बच्चे आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, यानी कि हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं अपने फिटनेस की, जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो हमने किया था बच्चे टेस्ट, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। इस टेस्ट के अंदर हमने क्या किया था, अपनी हार्ट से रिलेटेड जो एंड्योरेंस है उसको मेजर किया था। और वो कैसे किया था? 3 मीटर स्टेप टेस्ट से। अब 3 मिनट स्टेप टेस्ट में अपना को क्या क्या चाहिए, पर्पस क्या है, बेसिकली हम वो लिखेंगे। सबसे पहले पर्पस देखेंगे क्या है। टू मेजर कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, हमको क्या चेक करना है? कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस चेक करनी है। उसके लिए हमारे को क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए? तो वो हमको चाहिए स्टॉप वॉच, एक बेंच चाहिए जो कि 12 इंचेस का होगा या फिर 30 सेंटीमीटर हाइट का होगा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रोसीजर, हमको ये कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले पॉइंट में है हमारे पास द इंडिविजुअल टू बी टेस्टेड स्टेप अप डाउन द बेंच ऑफ कंटिन्यूसली फॉर 3 मिनट्स। 3 मिनट्स तक जो है आपका जो एथलीट है या जो सब्जेक्ट है वो बेंच के ऊपर अप और डाउन जाएगा, परफॉर्म करेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेस्ट द सब्जेक्ट सिट डाउन एंड रिमेन स्टिल। जब आपका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा तब आपने एक जगह पर बैठना है और रेस्ट करनी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में है हमारे पास, हम उसकी हार्ट रेट जो है चेक करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? अब जो इसकी स्कोरिंग होगी बच्चे वो कुछ इस प्रकार होगी कि जो हार्ट रेट होगा 1 मिनट पोस्ट एक्सरसाइज से देखा जाएगा और आफ्टर एक्सरसाइज चेक किया जाएगा। फिर उसकी मेजरमेंट करेंगे, फिर उससे पता लगेगा आप फिट हो या नहीं हो। अब जो नेक्स्ट टेस्ट जो आज हमने किया था बच्चे, वो किया था मस्कुलर स्ट्रेंथ टेस्ट, आपकी मसल की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। क्लियर? कि कितना जो है आपकी मसल्स प्रेशर को झेल सकती हैं ड्यूरिंग एनी फोर्सफुल एक्टिविटी और वी कैन से ड्यूरिंग इंटेंस एक्टिविटी। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमने जो किया था मसल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए वो था पार्शियल कर्ल अप। पार्शियल कर्ल अप बेसिकली ये होता है, आप जैसे एब्स की एक्सरसाइज लगाते हैं ना बच्चे, वो आपकी स्क्रीन पर पिक दिखाई दे रही होगी, वो आपको जो है समझ आ जाएगा उससे कि कैसे होते हैं कर्ल अप। क्लियर? पर्पस क्या है इसका कि हमको मेजर करना है अपनी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को और एंड्योरेंस को। एब्डोमिनल मतलब स्टोमच जो एब्स होते हैं, एब्स को बेसिकली एब्डोमिनल कहते हैं हम। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में। तो उसके बाद क्या चाहिए हमारे को? बेसिकली फ्लैट सरफेस चाहिए और इसी के साथ जो है हमारे को मैट की भी ज़रूरत पड़ेगी अगर आपकी सरफेस जो है फ्लैट नहीं है तो। उसके बाद प्रोसीजर देख लेते हैं। स्टार्ट बाय लाइंग ऑन द बैक विद नीज बेंड एंड द फीट एट अबाउट 12 इंचज़ फ्रॉम द बटक्स। आपके हिप एरिया से जो है 12 इंचज़ की दूरी पर जो है आपके अप्रॉक्सीमेटली आपके फिट्स होंगे और आपको पीठ के बल लेटना है। उसके बाद जो आपके आर्म्स होंगे वो आगे की तरफ को
फैले हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो स्लोली लिफ्ट करेगा अपनी अपर बॉडी को शोल्डर से और ट्रंक एरिया से, ठीक है, 30 डिग्री पे अप्रोक्सीमेटली, और टच करेगा अपनी नीज़ को, ठीक है ना। या वो लड़का हो या लड़की हो, वो अपने हाथों से जो है अपने नीज़ को टच करने की कोशिश करेगा। क्लियर। अब जो इसकी स्कोरिंग है बच्चे, स्कोरिंग कुछ इस प्रकार है कि जो हम कर्ल अप्स करेंगे उसकी जो लिमिट है, टाइम लिमिट है, वो डिपेंड नहीं करती। बेसिकली इसके अंदर डिपेंड करता है आपके कितने करेक्ट सिटअप्स कर्ल अप्स हैं। क्लियर। आप कितने जो है अपने क्रंचेस मारते हो, कितने आप एब्स की एक्सरसाइज अच्छी तरह से जो रेपिटेशंस है वो निकालते हो, अच्छी तरह परफॉर्म करते हो, वही जो है आपका स्कोर माना जाएगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। एंड द टेस्ट इज़ सिट एंड रीच टेस्ट। और इसके जो पर्पस है बच्चे, क्या पर्पस है इसका, हमको फ्लेक्सिबिलिटी जो है अपनी लोअर बैक की प्लस हैमस्ट्रिंग की चेक करनी है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें वो देखते हैं। तो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड जो है हमारे पास वो है फ्लैट सरफेस, ठीक है। जो आपकी फ्लैट सरफेस होती है, जैसे कि आपका ये फर्श हो गया या कोई भी प्लेन सरफेस जिस पे आप इजीली जो है बैठ सकें, प्लस एक मैट चाहिए होगा, योगा मैट का आप यूज़ कर सकते हो या कोई और मैट जो भी अवेलेबल हो आपके पास उसका यूज़ कर सकते हो। प्लस एक बॉक्स होगा, वुडन बॉक्स, जिस पे आपने ये टेस्ट लेना है, सिट एंड रीच का टेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बैठना है, अपनी लेग्स को स्ट्रेट करना है और बॉक्स के एक साइड पे लगा देना है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद जो है अपने हाथों को उस बॉक्स के ऊपर तक लेकर जाना है और आगे की ओर को झुकना है। जैसे जैसे आप आगे की ओर को झुकेंगे वैसे वैसे आपकी जो रेंज है, जो रीच है, वो बढ़ेगी। एट लास्ट एक पॉइंट पर वो जाकर रुक जाएगी और फिर हमें जो है 10 सेकेंड्स तक जो है वेट कर लेना है। 10 सेकेंड्स वेट करने के बाद आपका जो इंस्ट्रक्टर होगा या आपका जो ट्रेनर होगा या आपका इन्विजिलेटर होगा या एग्ज़ामिनर होगा, वो आपका जो ये टेस्ट ले रहा है उसको मेजर कर लेगा, जो आपकी रीडिंग आएगी उस पर। उसके ऊपर बच्चे आपका जो बॉक्स है उसके ऊपर एक स्केल लगा होगा, मेजरिंग स्केल। जहाँ तक भी आप जाओगे वो आपकी जो है मेजरिंग नोट कर लेगा, मेजरमेंट नोट कर लेगा। उसके बाद जो स्कोरिंग होगी बच्चे वो होगी कि कितना डिस्टेंस जो आपने वो रीच किया है सेंटीमीटर्स में। क्लियर। सेंटीमीटर्स का स्केल लगा होगा, कितना डिस्टेंस जो है आपने सेंटीमीटर्स में रीच किया है वही आपका जो है स्कोर होगा, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगेगा कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कितनी बड़ी है या कितनी है अभी। बच्चे यही था आज का टॉपिक। थैंक यू।